जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये सब परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अतिलघुत्तरीय। वैदिक कालीन गुरु शिक्षा संबंध कैसा था, यानी वैदिक काल में गुरु और शिक्षा का संबंध कैसा था। तो देखो सब क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं परीक्षाओं में। आइए इसको उत्तर देखते हैं बच्चों। देखो, गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना विद्यार्थी शिक्षा का परम कर्तव्य था। गुरुकुल प्रथा में गुरु शिक्षा का संबंध पिता पुत्र के समान होता था। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में एक ब्राह्मण बालक को किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। तो 8 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग भाई। सब क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। देखो ये क्वेश्चन बार बार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि प्राचीन कालीन शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए। प्राचीन कालीन शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए, अथवा करके देखा बच्चों वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो, प्राचीन कालीन शिक्षा के 4 उद्देश्य थे बच्चों। नंबर 1, प्राचीन काल में व्यक्तित्व शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है था। नंबर खा साथ ही रुचि एवं योग्यता का ध्यान दिया जाता था। गाय अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है देखो, घाय शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था। ठीक है भैया। नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग भाई। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं बताइए, अथवा प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, प्राचीन कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, प्राचीन काल में आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया जाता था। और खा है प्राचीन कालीन शिक्षा में चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया जाता था। गा है विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर उनसे कठोर नियमों का पालन कराया जाता था। प्राचीन कालीन शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। अगला क्वेश्चन है कि समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं। देखो कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो यह संस्कार विद्यार्थी जीवन के अंत का सूचक था। समावर्तन संस्कार का तात्पर्य है वेदों का अध्ययन करने के पश्चात गुरुकुल से घर की ओर लौटना। इस संस्कार का एक महत्वपूर्ण अंग स्नान था। ब्रह्मचारी अपने अध्ययन को समाप्त करने पर एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिसने विद्या के सागर को पार कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। देखो बच्चों, सब क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। देखो ये भी पूछा गया है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा बच्चों, इसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। उपनयन एक धार्मिक संस्कार है जिसमें बालक को भौतिक संस्कार के बाद आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। उपनयन के समय बालक की आयु ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष तथा वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। उपनयन के पश्चात ही बालक ब्रह्मचारी बनता था और गुरुकुलों में प्रवेश प्राप्त करता था। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रारंभ तथा अंत में कौन सी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रारंभ तथा अंत में कौन सी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, गुरुकुलों में विद्यार्थी उपनयन संस्कार के पश्चात प्रवेश लेते थे तथा समानतः 24 वर्ष तक की अवस्था तक गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर गुरुकुल में ही समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। समावर्तन के पश्चात विद्यार्थी गुरुदक्षिणा देकर गुरुकुल से घर के लिए विदा होता था और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा के प्रारंभ तथा अंत में कौन सी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन। वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध पर प्रकाश डालिए। तो प्राचीन काल में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र और मधुर होते थे। विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे और गुरु शिष्यों का पुत्रवत पालन करते थे। अपने शिष्य को अपने ही परिवार का सदस्य मानते थे। शिष्य गुरु से नीचे आसन पर बैठते थे तथा उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा के किन्हीं 4 दोषों का उल्लेख कीजिए।
वैदिक कालीन शिक्षा के किन्हीं 4 दोषों का उल्लेख कीजिए। तो वैदिक कालीन शिक्षा के 4 दोष हैं। नंबर 1, धर्म का अत्यधिक महत्व। नंबर 2, स्त्री शिक्षा का उपेक्षा। उपेक्षा मीन्स होता है तिरस्कार, अवहेलना या बेइज्जती। उसके बाद में शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, जन समान की शिक्षा की उपेक्षा। उपेक्षा माने बच्चों होता है अवहेलना करना, किसी की बेइज्जती करना। ठीक है। वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी? वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी? उत्तर टलेंगे विद्यार्थी की दिनचर्या। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी सुबह सुबह उठ जाना 4 बजे, तथा नित्य क्रिया से निवृत्त होना। नित्य मित्र होता है छुटकारा। गुरु के स्नान के लिए पानी लाना तथा हवन के लिए लकड़ियाँ एकत्र करना। आश्रम की सफाई करना एवं गायों को धोना तथा अध्ययन करना। दोपहर में बस्ती के समीपस्थ भिक्षा मांगने जाना एवं भोजन एवं विश्राम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा के प्रारंभ तथा अंत में कौन सी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं? तो गुरुकुलों में विद्यार्थी उपनयन संस्कार के पश्चात प्रवेश लेते थे तथा समानता 24 वर्ष तक की अवस्था तक गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर गुरुकुल में ही समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। समावर्तन के पश्चात विद्यार्थी गुरु दक्षिणा देकर गुरुकुल के से घर के लिए विदा होता था और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। देखो क्वेश्चन हो गए हैं। शरणातराई से आप क्या समझते हैं? तो शरणातराई 3 है। बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम धम्मम शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि। बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। तो एक था बच्चों विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दूसरा था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यवसायिक कुशलता की वृद्धि हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव क्या है? देखो, छात्रों के भावी जीवन को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी अभिरुचि के अनुसार किसी विशेष कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए, क्यों? आइए इसका उत्तर बच्चों देखते हैं। देखो, शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए, क्यों? शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम ही नहीं बल्कि रोजगार प्राप्ति का साधन भी होना चाहिए। इसलिए वर्तमान में तकनीकी शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान की महत्ता बढ़ गई है। कृषि में नवीन तकनीकी एवं कृषि उपकरणों के माध्यम से हरित क्रांति लाकर खाद्यान्न उत्पादन में व्यापक वृद्धि का कृषि को लाभार्जन का साधन बनाया गया है। देखो बच्चों, खाद्यान्न जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसे कहते हैं खाद्यान्न। अगला क्वेश्चन है कि मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किए गए 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा में योगदान का उल्लेख कीजिए, अथवा करके देगा। तो मालवीय जी द्वारा किए गए कार्य हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, और उसके बाद में खा है राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या का हल, भाषाओं में समन्वय में होता तालमेल बच्चों बैठाना, समन्वय का प्रयास किया, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? अथवा गांधी जी की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? अथवा महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। देखो, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे। नंबर 1, आत्मबोध करना। नंबर 2, चरित्र का विकास करना। आदर्श नागरिकता का विकास करना। सांस्कृतिक विकास करना। देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, बीएड वगैरह, टीजी टीपीजी सब के लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है। गांधी जी द्वारा निर्धारित शिक्षा के 4 क्षेत्र बताइए। तो बच्चों, गांधी जी द्वारा निर्धारित शिक्षा के 4 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जन शिक्षा। नंबर 2, पौन शिक्षा। नंबर 3, स्त्री शिक्षा। घाय धार्मिक शिक्षा। गांधी जी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के 4 विषय बताइए। तो पाठ्यक्रम के 4 विषय के नाम इस प्रकार हैं गांधी जी द्वारा। नंबर 1 है हस्त कौशल। नंबर 2, भाषाएं, गणित, सामाजिक अध्ययन। शिक्षा से मेरा प्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और
आत्मा में विद्यमान है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विश्व भारती का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखो सब क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। विश्व भारती का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हेड डाल लेंगे हम लोग विश्व भारती। शिक्षा के क्षेत्र में विश्व भारती टैगोर का जीवन तथा मूर्तिमान योगदान है, जिसके जिसके कण कण में गुरुदेव का व्यक्तित्व विद्यमान है। विश्व भारती की स्थापना के प्रमुख प्राच्य तथा पाश्चात्य संस्कृतियों का अध्ययन, प्रकृतवादी सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा, मानवतावाद का प्रचार, विद्यार्थी में सादगी संयम की सरलता के अभ्यास द्वारा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास थे। कला भवन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कला भवन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो बच्चों देखो, कला भवन ललित कला संस्थान दृश्य कला में शिक्षा एवं अनुसंधान का एक प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1919 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में किया गया। टैगोर ने प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बोस जी, रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के संस्थापक के शिष्य थे, को संस्थान का प्रथम प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। विश्व भारती की स्थापना किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों विश्व भारती की स्थापना के दो कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यक्तियों में व्यापक दृष्टिकोण एवं विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करना। नंबर 2, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन एवं अनुसंधान हेतु उच्च स्तर की व्यवस्था करना। प्रकृति और लौटो से टैगोर का क्या तात्पर्य है? आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। श्री टैगोर प्रकृति प्रेमी थे और नगरों में दी जाने वाली परंपरागत जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, ठीक है बच्चों, यानी परंपराओं से चला आ रहा है, जैसे होली हो गया, उसका ईद हो गया, ये सब मतलब चला आ रहा है काफ़ी दिनों से, परंपरा चला आ रहा है, इसी को कहते हैं परंपरागत है। तो जाने वाली परंपरागत शिक्षा को जो है उचित नहीं मानते थे, क्योंकि उस प्रकार की शिक्षा मनुष्य को प्राकृतिक वातावरण से दूर कर देती है। इसलिए उन्होंने प्रकृति की ओर लौटो की विचारधारा पर जोर दिया। पर्यावरण शिक्षा की 4 समस्याएं लिखिए। अथवा भारत में पर्यावरण शिक्षा की क्या समस्या है? अथवा भारत में पर्यावरण शिक्षा का समस्याएं क्या है? देखो ये क्वेश्चन बच्चों लगातार कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछ रहा है जा रहा है। 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो पर्यावरण शिक्षा की 4 समस्याएं निम्नलिखित है। नंबर 1, पर्यावरण के प्रति अनुसूचित दृष्टिकोण अपनाना, अनुचित दृष्टिकोण अपनाना। का है भौतिकवादी संस्कृति का अत्यधिक प्रसार होना। घ है नगरीय सभ्यता का विकास होना। घ है विद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा का समुचित प्रबंध न होना। पर्यावरण शिक्षा की समस्या के समाधान के 4 उपाय बताइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों की पर्यावरण शिक्षा की समस्या के समाधान के 4 उपाय बताइए। तो पर्यावरण शिक्षा की समस्या के समाधान 4 निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पर्यावरण के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए। नंबर 2, सादा जीवन उच्च विचार की जीवन शैली अपनाई जाए। नंबर 3, पर्यावरण शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाए। नंबर 4, पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। पर्यावरण किसे कहते हैं बच्चों? परिधन आवरण, जो हमारे चारों ओर आवरण फैले हुए हैं, जैसे वायुमंडल हो गया, नदी, झील, पेड़ पौधे, तालाब सब आ जाएंगे पर्यावरण के अंतर्गत। तो बच्चों इसी को पर्यावरण कहते हैं। तो ये थे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।